देखिए, आज विश्व वन्य जीव दिवस है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर अभ्यारण्य पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने के करीब 18 साल बाद पहली बार आज सुबह गिर अभ्यारण्य पहुंचे हैं और मोदी आखिरी बार बतौर सीएम 2007 में गिर फॉरेस्ट गए थे। आज सुबह प्रधानमंत्री का काफिला सिंह सदन से गिर नेशनल पार्क पहुंचा और गिर वन में दाखिल होने के बाद पीएम का काफिला जंगल सफारी के रूट नंबर 2 पर निकला। गिर जाने वाले हर पर्यटन की आरजू शेरों के कुनबे को अपने कैमरों में कैद करने की होती है। खास तरह की जैकेट और टोपी पहने पीएम मोदी ने भी अपने कैमरों में शेरों की तस्वीरें कैद की। मोदी ने एशियाई शेरों की तस्वीरें खींची। पीएम मोदी ने गिर दौरे में प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा उन्होंने शेरों के संरक्षण को लेकर एक अहम बैठक भी की। आपको बता दें कि गिर को एशियाई शेरों का दूसरा घर माना जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस का मौका और सुबह सुबह गिर के वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने गिर में सफारी की। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह ही गिर में जंगल सफारी के लिए पहुंच गए। इस दौरान वो खास जैकेट और टोपी भी पहने नजर आए, जिस पर शेरों की तस्वीरों के साथ गिर लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत सासन गिर में हुई। सुबह सूरज उगने से पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला सिंह सदन से गिर नेशनल पार्क की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गिर वन में दाखिल होने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला जंगल सफारी के रूट नंबर 2 पर निकला। जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री खुली सफारी जीप पर किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अंदाज में नजर आए। जंगल सफारी के इस रूट पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 एशियाई शेरों को देखा और उनकी तस्वीरें भी क्लिक की। इस दौरान जंगल में हिरन, एंटीलोप और मोर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरे में कैद किया। सफारी के दौरान गिर जंगल की खूबसूरती को भी प्रधानमंत्री ने करीब से देखा। ये जो वीडियो अभी आया है वो सुबह की सफारी का आया है, जब वो 6:30 बजे यहीं से जो है वो रूट नंबर 2 पे गए थे और रूट नंबर 2 पे जो है 7 शेरों को एक परिवार था, शेरों परिवार, उसका जो है वो उनको देखने को मिला था। तो रूट नंबर 2 पे पीएम जो है वहां पे जंगल सफारी की और वहां पे जो है उन्होंने 7 शेरों के परिवार को देखा और वही तस्वीरें उन्होंने अपने जो है वो सोशल मीडिया माध्यम से भी साझा की है। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से गिर नेशनल पार्क जो है अपने आप में बेहद खूबसूरत है और साथ ही यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह से हो रहा है। तो वो एक मैसेज प्रधानमंत्री आज विश्व वन्य जीव दिवस पर देना चाह रहे थे और इसीलिए ये सफारी का जो है वो आयोजन सुबह में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस जंगल सफारी के एजेंडे में करीब 2,927 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ करने के साथ ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक भी रही। इसलिए जंगल सफारी के बाद वो वापस सिंह सदन पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। 47 सदस्यों वाले राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का मुख्य काम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाना है, जिसके केंद्रीय वन मंत्री के अलावा सेना प्रमुख भी सदस्य हैं। भारत में जितने भी वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जो काम चल रहे हैं, तो वो काम जो है उस पर कितनी प्रगति हुई और आने वाले दिनों में और क्या स्टेप जो है वो लिए जा सकते हैं जिससे वन्य जीवों का संरक्षण हो सके, कहीं पर भी इलीगल पोचिंग ना हो। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उस हिसाब से किस तरह उसको आगे ले जाया जाए और वन्य जीवों का संरक्षण आगे बढ़ता रहे, वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़े और साथ ही लोग उसके संरक्षण में शामिल हो, लोगों को इसमें किस तरह से जोड़ा जाए। हमेशा प्रधानमंत्री का ये ध्येय रहा है या उनका एक लक्ष्य रहा है कि सरकार की कोई भी योजना हो तो उसमें किस तरह से लोगों को साथ जोड़ा जाए ताकि उसको सफल बनाया जाए। विश्व वन्य जीव दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया। गिर नेशनल पार्क से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरी दुनिया
दुनिया में गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए मशहूर है। साल 2020 में यहां शेरों की संख्या 674 थी और ये विशाल नेशनल पार्क गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है। और देखिए, संरक्षण की बेहतरीन सुविधाओं की वजह से यहां शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गिर के जंगल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सासन गिर के नाम से मशहूर गुजरात के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी दुनिया में अलग पहचान बन चुकी है। गिर को ये पहचान दिलाई है यहाँ के एशियाई शेरों ने। करीब 1,500 किलोमीटर में फैला गिर नेशनल पार्क इन शेरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गिर नेशनल पार्क की स्थापना 1965 में हुई थी। ये गुजरात के 3 जिलों में फैला है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली तक गिर के जंगल हैं। इसका कुल एरिया 1410 वर्ग किलोमीटर है। गिर पहले जूनागढ़ के नवाब का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। 19वीं सदी में अंग्रेज भी यहाँ शिकार खेलने आते थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक यहाँ शेरों की संख्या घटकर करीब 1 दर्जन के करीब रह गई थी। बाद में शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए। 1965 में नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद शेरों की संख्या तेजी से बढ़ी। शेरों की गणना हर 5 साल पर होती है और हर बार की गणना में ये आंकड़े खुशखबरी लेकर आते हैं। 2005 में यहाँ शेरों की तादाद 359 थी। साल 2010 में जहाँ शेरों की संख्या 411 हो गई, इसके बाद 2015 की गणना में ये संख्या 523 तक पहुंची। वहीं 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई। गिर के जंगल शेरों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यहाँ का मौसम भी शेरों के रहने के लिए अच्छा माना जाता है। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की कमी जरूर हो जाती है, लेकिन गिर के अंदर पानी के तमाम स्रोत होने की वजह से शेरों को कभी पानी की समस्या नहीं होती। इन्हीं खूबियों की वजह से गिर में शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गिर नेशनल पार्क के शेरों को देखने पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात वन विभाग ने जूनागढ़ के शक्करबाग जू में एक केयर सेंटर भी बना रखा है। गिर में बेहतरीन संरक्षण व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ शेरों की संख्या लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और महाकुंभ में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाने वाले लोगों के लिए यूपी सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज से अलग अलग जिलों में त्रिवेणी का जल भेजा जा रहा है। और इसी कड़ी में संभल में जब पवित्र जल पहुंचा तो लोग वहां पर भक्ति भाव से विभोर हो गए। पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के बीच संगम के जल को कुंड में प्रवाहित किया गया, जिससे लोग उससे स्नान कर पुण्य के भागी बन गए। महाकुंभ भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन त्रिवेणी के पवित्र जल की महिमा अपरंपार है। तभी तो प्रयागराज से दमकल की गाड़ी में जब पवित्र जल पहुंचा तो लोगों की खुशी देखते ही बनी। महाकुंभ के समय जो लोग आस्था की डुबकी लगाने से वंचित रह गए, उनके लिए संगम का पवित्र जल भेजने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में दमकल की गाड़ी में भरकर त्रिवेणी का जल संभल पहुंचा तो मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और फिर वंश गोपाल तीर्थ के कुंड में उस पवित्र जल को प्रवाहित किया गया। संगम से जब पूरे जल को जो है संभल लाया गया है, तो अब संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जल है उसको संभल के जो 68 तीर्थ में जिन तीर्थों पर कुंड है वहां पर उस कुंड के अंदर देखिए जल डाला जा रहा है पूरे विधि विधान के साथ। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं यहाँ के वंश गोपाल तीर्थ की है, जहाँ लोग मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ पर अब इस कुंड को के अंदर जो पूरा ये जल है उसको यहाँ पर जो डाल दिया गया है। प्रयागराज से त्रिवेणी का जल लेकर जब दमकल की गाड़ी संभल पहुंची तो सबने उसका पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। एक तो बाबा शेमनाथ का जो कुंड है निमसार तीर्थ के रूप में जो यहाँ स्थानीय लोग जानते हैं उसको, वहाँ जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र कुंड पर जाएगा और इसके अलावा मृत्युंजय महादेव का जो तीर्थ है। यहाँ आने का यह प्रयोजन है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, उन तक भी महाकुंभ का जो पुण्य लाभ है वो पहुंच सके, और जो लोग भी वंचित रह गए किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाए हैं, उन तक भी या जन जन तक इस लाभ को पहुंचाया जा सके, यही इसका लक्ष्य है।
संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बीच संभल के तीर्थों में त्रिवेणी का जल डाला जा रहा है। यहाँ त्रिवेणी का पवित्र जल पहुँचने से हर कोई भाव विभोर हो उठा। गोपाल तीर्थ तो भगवान कृष्ण जी और कल की भगवान के नाम से तो बहुत प्रसिद्ध है और पवित्र भी है। बहुत बड़ा ये तीर्थ की महिमा है और खूब ये महिमा हो गई। आज त्रिवेणी संगम में से आज कुंभ का जल आया, खूब खूब धन्यवाद है। ये तो एक अभूतपूर्व कार्य है। ये कहा जाता है कि संभल तो स्वयं में एक तीर्थ नगरी है, लेकिन आज तो यहाँ त्रिवेणी आ गई है। तो आज तो स्थान का कितना ऊंचा स्थान इसका हो गया है। मैं सोचता हूँ कि अगर इस पवित्र जल में जो स्नान करेगा उसको मोक्ष तो मिलना ही मिलना है। अपने कई तीर्थों पे यहाँ पे व्यवस्था की नहाने की उन हिंदू भाइयों की, और हम भी नहा सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। और हम ये हिंदू मुस्लिम एकता का हमने जो विशाल दिए यहाँ पर और देते रहे हैं। हम हमारे द्वारा फूल वर्षा की गई है, उसका स्वागत किया गया है, उसको नमन किया गया है। संभल के 68 तीर्थों में मान्यता वाले वंश, गोपाल और नैमिषारण्य तीर्थ पर रविवार शाम को दमकल का वाहन संगम का जल लेकर पहुंचा था, जिसके बाद यहां भक्ति की धारा बहने लगी। विशेषकर अब वो लोग भी संगम के पवित्र जल में स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे जो किसी कारण से महाकुंभ के समय प्रयागराज नहीं जा पाए। संभल से अभिनव माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उसकी छाप अब भी लोगों के दिलों पर जिंदा है। उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता का एहसास लंबे वक्त तक रहने वाला है। एक और चीज है जो हर कुंभ में लोगों के लिए रहस्य का दरवाजा खोलती है, वो है नागा साधुओं का अद्भुत संसार और उनकी उपस्थिति। और देखिए, ऐसे में इंडिया टुडे के चीफ फोटो एडिटर और दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर बनदीप सिंह के सौंदर्य बोध वाले क्लिक्स ने नागा साधुओं के हर एक आयाम को अपने कैमरे में उतारा है, जिसे हाल ही में भस्मांग नाम से फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। पूरे ब्रह्मांड का पर्व महाकुंभ तो आकाश गंगा में विलीन होता जा रहा है, गंगा की अजस्र धारा की तरह। लेकिन उसकी यादें लोगों को पीढ़ियों तक गुदगुदाती रहेंगी। जैसे ही आप गर्दन झुकाएंगे, आपके हृदय में एक नया कुंभ आएगा, एक नई छवि आएगी, और उस महाकुंभ को अजर अमर करने, यानी उसको लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बताने के लिए बनदीप सिंह जी ने अपने कैमरे के क्लिक में जो किया है, वो पूरा क्षण जैसे फ्रिज हो जाना कहते हैं, वो ऐसा फ्रिज हुआ है कि इसके फॉसिल्स आगे आने वाली पीढ़ियों तक, यानी कहें तो सदियों और सहस्राब्दियों तक लोगों को पता चलेंगे। एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। हम बात कर रहे हैं इस पूरे महाकुंभ को अपने लेंस से देखने वाले, अपने कैमरे में झांककर उन्हें कैप्चर करने वाले बनदीप सिंह जी से आज हम इनके दिल के कैमरे में झांकते हैं कि कितनी चुनौतियां रही, कैसा रहा उनका अनुभव, ताकि हम इन तस्वीरों को और साक्षात ढंग से देख सके, इनके बनने की प्रक्रिया जान सके। बनदीप सिंह जी, आपका स्वागत है। और ये इतनी अद्भुत एग्जीबिशन जिसमें फोटोग्राफ ज्यादा दिलचस्प और दिलकश हैं या उसके कैप्शन, ये सच में बहुत अद्भुत संयोग है। ये जैसे सोने में सुगंध है। संजय जी, ये जो एग्जीबिशन है ये बेसिकली मैंने जो कुंभ में जो मेरे लिए परम आकर्षण जो है, उसके जो सब्जेक्ट रहे नागा साधुओं, उनके साथ जो मेरा एसोसिएशन है, उनके साथ जो मेरा उनके प्रति जो लगाव है, उनके प्रति जो मेरे अंदर रहस्य का भाव है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए की गई इमेजेस हैं। मैं 2019 से उनके अखाड़ों में, जब कुंभ होता है उनके अखाड़ों में रहा हूं, उनके साथ रहने का मौका मिला। उनके साथ रहते हुए जो मैंने उनके पर्सनालिटीज़ को, जो उनके भावों को देखा, जैसा महसूस किया और जैसा मैंने देखा, इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेके मैंने तस्वीरें की। ये आपने जिस तरह से ये तस्वीरें ली हैं, जिस एंगल से, मतलब कहते हैं कि जो एस्थेटिक सेंस, जो सौंदर्य है इस पूरे नागा सन्यासियों का, वो बिल्कुल कई रूपों में उभर के आता है। ये बात सही है। ये
उनको सौंदर्य का विषय जो है कभी वो उस तरह से देखा कम गया है। उनको एज एक उनका जो एक प्रचलित जो उनका डिपिक्शन है वो एज क्रुद्ध बाबा लोग जो हर एक बात पे गुस्सा करते हैं, या जो तरह तरह के श्रृंगार करके अपने टेंट्स के बाहर बैठे हुए हैं, उस रूप से थोड़ा सा आगे चल के उनको देखने की कोशिश है। ये तस्वीर, ये क्षण अपने आप में मतलब बहुत सारी चीजें कहता है, बहुत रहस्य के आवरण खोलता भी है, रहस्य बनाता भी है। इसमें कई तरह की मतलब इसमें ऐसा है कि आप अपने अर्थ लगा सकते हैं इसके। किसी को इसमें कई तरह की शक्ल दिखाई दे सकती है, किसी को बाबा आंख बंद किए हुए दिखाई पड़ते हैं, मुझे बाबा ऐसे देखते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये तस्वीर जो है ये मेरे लिए जो है ये परमानेंस और जो है इम्परमानेंस का जो विरोधाभास है उसको दिखाती है। एक साधु जो स्थिर तपस्या में है और उसके चारों तरफ विभूत जो है कॉस्मिक डस्ट की तरह जो है उसके चारों तरफ रोटेशन में है। लाइफ का ओरिजिन भी है, एक शिव तत्व की फीलिंग है जो सब चीज में, सारी क्रिएशन में स्थायी विद्यमान है। अब मुझे ये जानना है कि बाबाओं को शीशे में उतारना कहें या कैसे वो इतने सारी चीजों के लिए तैयार, चूंकि आम लोग ये मानते हैं कि वो बहुत बात पे क्रुद्ध होने वाले, क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा रुष्टवा तुष्टवा क्षणे क्षणे, तो वैसी स्थिति में कैसे उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मेरे लिए उनके साथ रहना बहुत सहज था। मेरे को पहली बात तो मैं एक तरह से इसमें एक डिवाइन पर्पस था कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला और उनके साथ उनके अखाड़ों में उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। उससे क्या है, एक फॉर्मेलिटी की दूरी खत्म हुई और बहुत से जो लोग रील बनाने वाले होते हैं उससे मेरा पर्पस थोड़ा सा अलग था और बाबा लोग एनर्जी को बहुत जल्दी पहचानते हैं। कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन हमने इसलिए ये सारी डिटेल में शूट किया है ताकि आप भी अनंत काल तक इस एग्जीबिशन का आनंद ले सकें, इसमें जो भाव है इसमें उतर सकें और ये जो भस्मांग है इसको आप भी अपने हृदय की गहराइयों तक महसूस कर सकें, जो आपको इस दुनिया से डिटैच तो करता है, क्योंकि ये भस्म वो है जो ये बताती है कि शरीर का, पूरे जगत का क्या होना है, जो फाइनल डेस्टिनी है आपकी, बस वही ये भस्म बताती है और ये एग्जीबिशन भी यही बता रही है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। और आइए अब आपको आस्था से जुड़ी भव्य तस्वीरों का हम दीदार करवाते हैं। राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर में हर साल फाल्गुनी लखी मेला आयोजित किया जाता है। मेला 11 दिनों तक चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में बाबा के भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए उमड़ते हैं, जहां बाबा श्याम भक्तों की अर्जी सुनते हैं और दर्शन देते हैं। यही नहीं, एकादशी तक लगातार 271 घंटे खाटू श्याम बाबा भक्तों की फरियाद सुनने वाले हैं। मेले को लेकर मंदिर कमेटी और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है, हम आपको उस चीज से जुड़ी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नाच गाने से लेकर श्रद्धालुओं की लंबी कतार इस बात की गवाही दे रही है कि बाबा के भक्तों का जोश कितना बढ़ा हुआ है। कि फागुन का मेला चल रहा है यहाँ पर, तो हम लोग बहुत इंसिडेंटली आए। पहले भी हम आए हैं खाटू श्याम, बहुत बड़े वक्त में बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन सुबह सुबह आने का मौका मिला है। उत्साह तो ऐसा है कि अब शाम का इलाका है तो वहाँ पर हर जगह सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है और सब लोग एक एनर्जी के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। और रिंगस से जो लोग आ रहे हैं वो तो बहुत ही फिर महान है, 17 किलोमीटर चलकर आ रहे हैं। भगवान हमें भी वहाँ से एक दिन पैदल चलकर बुलाएंगे। यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है, खाटू श्याम जी के दर्शन हुए अच्छे से और मैंने काफ़ी दूर से सफ़र किया, लेकिन ज़्यादा यात्री थे तो बढ़िया लगा था, अच्छा माहौल था। यहाँ पे व्यवस्था बहुत बढ़िया बना रखा है, रोड वगैरह बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ज़्यादा उत्साह है, फागुन के महीने में बाबा श्याम के दर्शन होना, बाबा का बुलावा है स्पेशल, बाबा ने हमें इस काबिल समझा हम फागुन में दर्शन करें। बहुत ही उत्साह है, बहुत ही उमंग हमारे मन में बाबा के प्रति।
और अब बात कुदरत की उस नेमत की जो आई तो देर से लेकिन दुरुस्त आई। जम्मू कश्मीर समेत उत्तराखंड और हिमाचल में इन दिनों अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। खासकर कश्मीर में पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से लदे हुए हैं। अच्छी फसल का भी ये संकेत नजर आ रहा है। तो चलिए आपको वादी कश्मीर की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं और ये बताते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से होने वाली बारिश और बर्फबारी का दौर कब तक जारी रहने वाला है। फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में वादी कश्मीर की ये खूबसूरती न केवल स्थानियों की जुबान पर है, बल्कि सैलानी भी इस श्वेत श्रृंगार का दीदार करने के लिए यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ नजर डालिए वहाँ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हालांकि अब बर्फबारी का दौर तो थम गया है और चोटियों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन जम्मू के डोडा में पहाड़ों को देख यही कहा जाएगा कि चांदी की चादर अभी पहाड़ों से हटी नहीं है। यहाँ की भलेसा हिल्स पर कुदरत की अद्भुत खूबसूरती छाई हुई है। जम्मू हो या कश्मीर, बर्फबारी के आगोश में इन दिनों पूरी वादी है। ठंडी हवाएं और बर्फ से लकदक ये पहाड़ियां घाटी में सैलानियों को बुला रही हैं, जो श्रीनगर के साथ कई और पर्यटक स्थलों पर जाकर प्रकृति की नेमत को एंजॉय कर रहे हैं। हमने तो काफ़ी एंजॉय किया एंड लकीली हमको स्नोफॉल भी मिल गया। एंड जब हम गुलमार्ग में थे तो वहाँ पे भी 2 दिन हमारा काफ़ी अच्छा टाइम बीता। काफ़ी अच्छा है वेदर। तो कितना एंजॉय किया आपने? हमने काफ़ी एंजॉय किया। हम लोगों ने हाउस बोट में रहे थे एक पूरा दिन। हम लोगों ने शिकारा राइड किया, काफ़ी मज़ेदार था। कश्मीर में बर्फबारी का ये नया दौर किसानों के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आया है। बहुत जरूरी है हमारे खेत खलिहानों के लिए, खासकर बागों के लिए। इससे हमारे जो आगे के मसले हैं वो सारे ठीक ठाक होंगे। इस बर्फबारी से फसलों और फलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। यानी कश्मीर में ये बर्फबारी सिर्फ सैलानियों के लिए ही नहीं, बल्कि कश्मीर के बाशिंदों के लिए भी दोहरी सौगात लेकर आई है। दरअसल जो ये बगीचे, बाग बगीचे दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हैं, इनके लिए पानी का साधन मात्र सर्दियों में होने वाली बर्फबारी ही होती है। गर्मियों में यहाँ पर इरिगेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है और स्प्रिंग सीजन यानी बाहर का मौसम शुरू होने से पहले ये बर्फबारी कहीं न कहीं इन बगीचों और खेतों के लिए वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि लंबे सूखे के बाद हुई इस बर्फबारी को लेकर कश्मीर के किसान काफी खुश हैं। हालांकि इस चमकीली बर्फबारी में बर्फीले तूफान के आने की भी आशंका है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और उसके प्रभाव से हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आज आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकती है। और जैसा कि पहले से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कुछ दिन पहले भी कंटिन्यूज हिमालयन रीजन को प्रभाव करते आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा उसके लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है हमने। हालांकि हम आइसोलेटेड हैवी का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो है वाटर भी कहीं पे कहीं कंटिन्यूज आपका रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। डोडा से अशरफ वानी और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो फाइनली दिल्ली में यमुना साफ होने जा रही है और खबर यह है कि अब आप क्रूज की सफारी कर सकते हैं वहां पे। लेकिन कितना टाइम? थोड़ा तो जाने में मतलब एक्साइटेड तो हूं मैं इस चीज को सुन के कि यहीं पर हमें क्रूज सवारी मिलेगी, लेकिन हाउ मच टाइम? टाइम तो लगेगा क्योंकि जो हालत यमुना की है उसमें लग रहा है कि अभी फिलहाल साफ सफाई में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि साबरमती रिवर फ्रंट जैसे हम देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत बना दिया गया है अहमदाबाद में, और वहां जिस तरह से, क्योंकि वहां के क्रूज में मैं जा चुकी हूँ, वहां पे डाइनिंग के आपको ऑप्शंस है, पूरी फैमिली के साथ लोग जाते हैं। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल यमुना भी साफ होगी और वैसे ही क्रूज में हम भी कभी शायद चर्चा कर रहे होंगे। हाँ, ये बहुत आपने अच्छा बताया। वहां पे जाके पूरा एपिसोड शूट बोलने वाली थी। हाँ, क्योंकि ये जो हाई पिच हुई है इसकी, इसी पॉइंट पे हुई है।
आपके चेहरे की एक्साइटमेंट, खुशी देख रहे थे? क्योंकि मैंने ना इतनी साफ यमुना को देखा नहीं है, और जब अब हो जाएगी उसमें भी फिर क्रूज मिलेगा तो फिर मजा आएगा। और चाय तो फिलहाल वहाँ पे वो यमुना आरती की शुरुआत तो हो चुकी है। हाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ तक पहुंचा है यमुना सफाई का काम। आने वाले समय में दिल्ली में यमुना नदी का एक अलग और भव्य रूप देखने को मिलेगा। इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। यमुना की साफ सफाई पर काम चल रहा है तो घाट पर अब यमुना आरती भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, आगे आप दिल्ली की यमुना नदी में क्रूज की सफारी का आनंद भी ले पाएंगे। पर्यटन उद्देश्यों को लेकर दिल्ली की नई बीजेपी सरकार सोनिया विहार और जगतपुर के बीच नदी में एक क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। और जानकारी के मुताबिक क्रूज संचालन के लिए वजीराबाद बैराज सोनिया विहार से जगतपुर शनि मंदिर तक यमुना का 6 किलोमीटर का हिस्सा विकसित किया जाएगा। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम यानी DTTDC ने नदी के चिन्हित खंड पर 2 सोलर और इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड क्रूज चलाने के लिए शुक्रवार को कोटेशन के लिए अनुरोध यानी कि RFQ भी जारी कर दिया। क्रूज सर्विस के लिए DTTDC ऑपरेटर की नियुक्ति करेगा। ये क्रूज सोनिया विहार से शुरू और यहीं पर समाप्त होगा, जिसमें कुल 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा शामिल होगी। क्रूज में 20 से 30 यात्रियों के बैठने की क्षमता भी होगी। यमुना नदी में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले क्रूज पर कई और सुविधाएं भी मिलेंगी और ऑपरेटर को एक दिन में एक क्रूज में कम से कम 4 फेरे सुनिश्चित करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। और अब बात AI के इस्तेमाल की करते हैं। देश में आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने में AI का इस्तेमाल होने लगा है। उपभोक्ताओं से जुड़ा मामला हो या आम लोगों के लिए योजनाएं बनाने का मसला, AI चैटबॉट हर क्षेत्र में काम को आसान बना रहे हैं। अगर उपभोक्ता की समस्याओं की बात हो तो AI संचालित प्लेटफॉर्म ने शिकायतों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी की है और इसका समाधान भी तेजी से ढूंढा है। दरअसल IIT बॉम्बे, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने मेटा के लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से एक नया चैटबॉट ग्राहक न्याय बनाया है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा बल्कि शिकायतकर्ता के लिए आवेदन, नोटिस, कानूनी दस्तावेज भी तैयार कर देगा। चलिए अब ये समझिए कि एक अनुमान के मुताबिक दिसंबर 2015 में जहां 12,553 उपभोक्ता शिकायतें दर्ज होती थी वो अब बढ़कर 1,55,138 हो गई हैं। 2023 में शिकायतों के समाधान में औसतन 67 दिन लगते थे, वो 2024 में घटकर 48 दिन रह गए। अब कंपनियों को कंजर्वेशन पार्टनर बनाया जाता है जिसके खिलाफ ज्यादा शिकायतें होती हैं। 2017 में कन्वर्जेंस कंपनियों की संख्या 263 थी, वो अब 1038 है। AI से ये कंपनियां समस्याओं को प्राथमिकता दे रही हैं। अब मेटा की मदद से IIT बॉम्बे के डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य और उनकी टीम ने ये चैटबॉट को तैयार किया है। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि खुल जाएंगे मुश्किल रास्ते तो मुश्किलों से लड़ तो सही, मंजिलें हासिल जरूर होंगी तो जिद पर अड़ तो सही। और देखिए, कहने के मायने ये है कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिद रखना जरूरी है। वाह, देखिए तभी आपके पास दौड़ती दौड़ती आएगी कामयाबी, वरना मुश्किलों से डरने वालों की हार तय रहती है। बिल्कुल, तो हार मानने वाले कभी जीतते नहीं है और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। बस इसी सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कल फिर आएंगे शाम 5 बजे, बैठेंगे, चाय पियेंगे, अच्छी खबरें सुनेंगे और सुनाएंगे।